रिक्रूटिंग। और ये जो रिक्रूटिंग है ये बेसिकली आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है जिसको आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से पढ़ते हैं। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें उस आर एंड एस में सिर्फ आर को आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय रिक्रूटिंग। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ एक चंद लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे आपके पास गिवन है कि और जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो व्हाट वुड बी द आउटकम, दैट इज़ कि आपको रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन का पता होगा, इसके गोल्स क्या हैं ये पता चल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट करते हुए किन चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट्स का सामना रहता है इस चीज़ का पता चलेगा, आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल सोर्सेज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़, फिर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एम्प्लॉय रेफरल्स का पता चलेगा, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो आपकी रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं वो देखेंगे हम, और डिस्टिंग्विश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ को डिस्कस करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटिंग को देखेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय लीजिंग को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो हम इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। और रिक्रूटमेंट सिंपल सीधा सीधा इसके नाम से आजकल तो हर बंदा ही जो है वो वाकिफ़ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो सबसे मेजर एक्टिविटी जो है वो रिक्रूटमेंट ही होती है। हर किसी को अगर पूछा जाए कि एचआर डिपार्टमेंट क्या है तो वो बेसिकली रिक्रूटमेंट की बात ही करता है। अगर आप रिक्रूटिंग की डेफिनेशन भी देखें तो लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग सोर्सेज फॉर जॉब कैंडिडेट्स, कि आपने ऐसा एक प्रोसेस डिज़ाइन करना है जहाँ से आपको ऐसे बंदे मिल सकें जो एक्चुअली जॉब सीख कर रहे हैं और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर कर सकें जो आपकी कंपनी के साथ मैच करते हैं। तो रिक्रूटर किसको कहते हैं? द रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयर टू प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट एट कॉलेजेस एंड जॉब फेयर्स। जैसे कि कंपनीज आती हैं आपके पास आके कहते हैं जी कि जनाब हमें आप अपने सारे बीबीए के स्टूडेंट्स हमें दे दें, सारे एमबीए के स्टूडेंट्स हमें दे दें। तो बेसिकली पूरे का पूरा बैच है वो अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक बैंक या कोई एक कंपनी उठा लेती है तो बेसिकली दैट कंपनी वुड बी नोन एज अ रिक्रूटर। आपको थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स भी मिलते हैं, अक्सर आपको नज़र आता है जनाब कि जॉब एड्स पे आप देखते हैं कि आपको फ़लाँ कंट्री भेज देते हैं, फ़लाँ कंपनी को ये चाहिए, तो बेसिकली वो थर्ड पार्टी रिक्रूटर होता है जो उस कंपनी के लिए एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है वो सर्च कर रहा होता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी रिक्रूटिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कंप्लीट टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशंस विल एट वन टाइम और अनदर एंगेज इन रिक्रूटिंग एक्टिविटीज, सम डू सो मोर देन अदर्स, ऑब्वियसली साइज इज़ वन फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन विद 100K employees must recruit continually. So too must fast food firms, smaller service organizations and firms that pay lower wages. Certain other variables will also influence the extent of recruiting. तो ये बात कर रहा है कि किस किस तरह से जो है वो आपको फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे और लोग आपको ज्वाइन भी कर रहे होंगे। जितनी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, जितने लोग कम होंगे, उतना कम लोग आपको आके ज्वाइन करेंगे, उतना ही कम लोग आपको छोड़ के जाएंगे। जिस तरह कंपनीज एक्सपेंड करती हैं ज़्यादा लोग छोड़ के जाते हैं और उस हिसाब से ही फिर ज़्यादा लोग आपको आके ज्वाइन भी करते हैं। तो ये बेसिकली टिट फॉर टैट वाला फार्मूला होता है। आपको कौन कौन सी ऐसी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपको आ सकती हैं जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले आपके पास है कंपनी इमेज। कंपनी इमेज कैन बी पोटेंशियल कंस्ट्रेंट। अ पुअर इमेज में लिमिट इट्स अट्रैक्शन टू एप्लीकेंट्स। मैनी कॉलेज ग्रेजुएट्स नो फॉर एग्जाम्पल दैट दोज इन द टॉप स्पॉट्स एट डिज्नी अर्न एक्सलेंट सैलरीज, रिसीव आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स एंड आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन देयर प्रोफेशंस। ऑर्गेनाइजेशन इमेज की अगर मैं बात करूं तो आज से कोई 10-12 साल पहले जब कभी कोई जीसी का स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते थे तो नॉर्मली कंपनीज उनको रिक्रूट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि जहाँ से आप ग्रेजुएट होके आ रहे हैं
तो बेसिकली देयर इज़ नो पोटेंशियल इन दैट स्टूडेंट हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हेयर। तो उस इमेज को चेंज करने में 10 से 12 साल लगे हैं। तो आज जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं, तो आप आज जो रिसेंटली मैंने डाटा देखा है, तो पाकिस्तान में GCUF है वो शायद 8वें नंबर पे आ गई हुई है। तो आज से 2-4 साल पहले ये 5वें नंबर तक भी गई थी। तो थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड, तो इमेज है वो इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी है। आप कभी भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते जिसका इमेज अच्छा नहीं है। तो ये सबसे पहली कंस्ट्रेंट ही होती है। फिर आपके पास है जॉब अट्रैक्टिवनेस। इफ़ द पोजीशन टू बी फिल्ड इज डिफिकल्ट, डिस्टेस्टफुल और अनअट्रैक्टिव, रिक्रूटिंग अ लार्ज एंड क्वालिफाइड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी डिफिकल्ट। ये अगर जॉब अट्रैक्टिव नहीं है, ये इसका सीधा सीधा फार्मूला है। अब इन चीज़ों को आपको समझाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से मेरा ख्याल है कि 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने जॉब इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्चुअली इन सारी चीज़ों से खुद से गो थ्रू हो चुके हैं, कि आपको पता है कि जॉब अट्रैक्टिवनेस और जॉब जो वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है कि आपने यहाँ पे लाजमी अप्लाई करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ एक फैमिलीज़ में बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव समझा जाता है, और वो हमेशा से ही कोशिश ये होती है कि हमने करनी ही सरकारी नौकरी है। ये इट इज़ जस्ट लाइक CSS पास करना है, कि वो एक बच्चे के जहन में बिठा दिया जाता है कि आपको CSS ही करना है। वो बंद कमरे में किताबें लेके बैठ जाता है, और एट द एंड वो या तो पास आउट होकर निकलता है या फिर वो डाउनवर्ड्स चला जाता है। तो ये बेसिकली समझाने का, बात करने का मकसद ये है कि वो वाई CSS ओनली, बिकॉज कि वो उसमें एक अट्रैक्शन है, वो आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, एक पावर है, वो पावर लस्ट है, लोगों को पावर इन्जॉय करने का शौक है। सो दैट्स वाई दे प्रेफर मोर टू हैव CSS अटैम्प्ट। फिर इसी तरह से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं कि जनाब नहीं, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं। या इसके ऑपोजिट अगर मैं आपको इंटरलूप की एग्जांपल दूं, तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ज़्यादा फेवरेबल समझी जाती है, कि लोग ये प्रेफर करते हैं कि यार इनका HR डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। मज़दूर का सोचते हैं तो कुछ भी हो जाए, मुझे इंटरलूप को जो है वो ज्वाइन करना है। तो ये भी एक तरह से आपका ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इट गोज़ इन योर नेगेटिव परसेप्शन। फिर इस तरह से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है। गवर्नमेंट तो हमेशा से इन्फ्लुएंस करती आ रही है और करती रहती है और करती भी है, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर आपकी रिक्रूटिंग कॉस्ट है, आपके बंदा हायर करते हुए इतनी कॉस्ट पड़ जाती है, आप उस पर वर्किंग करने के लिए इतना पैसा लग जाता है, और बाद में पता चलता है कि आपने इतनी एफर्ट करके एक बंदा हायर किया था और वो आपको आते ही 3 महीने बाद छोड़ गया है। तो वो भी बेसिकली आपकी एक कंस्ट्रेंट कंसिडर की जाती है। किन किन सोर्सेज से बेसिकली आप लोगों को हायर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास इंटरनल सोर्स है। इंटरनल सोर्स से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे बंदे जो ऑलरेडी आपके पास काम कर रहे हैं, आप उनमें से ही लोगों को उठा के अपनी जो दूसरी पोजीशंस हैं उनको फुलफ़िल कर लें। तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका जो एक मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ है, वो आपका, अगर आपने उसको इंटरनली प्रमोट करके किसी अच्छी पोजीशन पे आप ले गए हैं, तो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक इमेज होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंटरनली प्रमोट भी किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से जो है वो आपको सर्च इंडिविजुअल्स मिल सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरह से आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये प्रमोट करता है आपके गुड पब्लिक रिलेशंस को, बिल्ड करता है आपके मोरल को, इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सिलेक्शन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से अवेलेबल होती है। लेस कॉस्टली है, क्योंकि बंदा आपको अंदर से हायर करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर का, आपको शॉर्ट लिस्टिंग का, आपको इंटरव्यूज़ का, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है कि पिछले 6 साल से बंदा आपके सामने काम कर रहा है, आपको उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स का पता होता है। एंट्री लेवल वर्कर्स को में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, ये आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है और आपकी ओरिएंटेशन को रिड्यूस करता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको ये आगे कहते हैं कि आपका प्रोबेशन पीरियड है जी, आप 6 माह हम आपको देखेंगे। तो इंटरनल हायरिंग में वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बंदा आपके पास पिछले काफ़ी देर अरसे से काम कर रहा है, तो वो कॉस्ट भी आपकी बच जाती है।
और केयरफुली अगर प्लान किया हुआ हो तो आप अपने लोअर लेवल स्टाफ को मिडिल और मिडिल लेवल स्टाफ को टॉप मैनेजर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास आता है एम्प्लॉय रेफरल्स एंड रिकमेंडेशंस। रेफरल्स क्या है? रिकमेंडेशन फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉय रिगार्डिंग अ जॉब एप्लीकेंट, कि एक ऐसा रिकमेंडेशन आ जाती है कि जनाब अगर आपको एक बंदा चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस बंदे को हायर कर लें। तो ये आजकल के दौर में करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली एम्प्लॉय रेफरल्स और रिकमेंडेशंस ही चल रहे हैं। ऑन मेरिट या ओपन मेरिट चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आज आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी थिंग्स ऑफ, वो आपकी इस एक लाइन में एक्सप्लेन की गई है। एम्प्लॉय रेफरल्स में ऑल्सो लीड टू nepotism, that is hiring individuals related to persons already employed by the organization। सीधा सीधा सा हर कोई यही समझता है कि हाँ जी उसका उसका फादर वहाँ पे था, बच्चा भी चला गया, उसका भाई वहाँ पे था, वो छोटे भाई को रख लिया, छोटा था तो बड़े को रख लिया, भाई था, कज़न था, चचा था, ताया था। तो हम बेसिकली अपने इससे ही एक फैक्टर्स को जो है वो हम कंसीडर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर आपका रेफर्ड एम्प्लॉय होगा तो उसमें आपको ऐसा ट्रस्ट का कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन ये नेपोटिज्म हमेशा नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ इसलिए इतना नहीं बोल रहा क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो रेफरल्स एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्टिव मिल जाते हैं रादर देन कि अगर आप किसी ओपन मार्केट में चले जाओ। डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे भी कि आप किस लेवल का एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। अगर आपको लोअर स्टाफ चाहिए तो डेफिनेटली आप रेफरल्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको कोई अच्छा डिसीजन मेकर चाहिए तो डेफिनेटली फिर आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। आप रिकमेंडेशंस को या रेफरल्स को कम देखेंगे कि आप अगर बाहर से कोई अच्छा एक्सपीरियंस बंदा हायर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस इंटरनल सर्च के अगेंस्ट आपके पास एक्सटर्नल सर्च है जिसमें नंबर 1 एडवर्टीज़मेंट है। ये वही एडवर्टीज़मेंट है जो हमने आपसे क्लास में मंगवाई थी कि जनाब ये आप लेके आइएगा। फिर जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर है आपका ब्लाइंड बॉक्स ऐड। उसमें क्या है कि एडवर्टीज़मेंट दैट डज़ नॉट आइडेंटिफाई द एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको कहा था, आपसे शेयर किया था कि आपको चंद एक ऐसे जॉब एड्स भी नज़र आते हैं जिसमें ये लिखा था कि एक मुनाफा बख्श कारोबार को एक मैनेजर की ज़रूरत है। वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्यों है? वो ये इसलिए भी है कि अगर कोई कंपनी खुद को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती कि हमें फ़लाँ लेवल का बंदा चाहिए और इस कंपनी को चाहिए, उसका इफ़ेक्ट ये है कि वो बेसिकली रेफरल से बचना चाह रहे हैं कि अगर वो अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे तो बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करना शुरू कर देंगे कि जनाब आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सीट खाली है तो काइंडली ये सीट हमें दे दें या हमारा बंदा रख लें। और समटाइम्स आप इन रेफरल्स को अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो कंपनीज नॉर्मली फिर करती क्या है कि वो ब्लाइंड बॉक्स एड्स दे देती हैं कि जी एक बाएतमाद और मुनाफा बख्श अदारे को फ़लाँ बंदे की ज़रूरत है तो यहाँ अपना जो है वो ईमेल एड्रेस दें। यहाँ नॉर्मली वो आपको ये कह देते हैं कि फ़लाँ पीओ बॉक्स में एप्लीकेशन भेज दें। तो वो बेसिकली होता क्या है कि उस पर्टिकुलर पीओ बॉक्स में आपकी सारी एप्लीकेशन एक तारीख तक जमा होती रहती हैं। उसके बाद उस तारीख वाले दिन उसमें से उस बॉक्स में से सारी की सारी एप्लीकेशंस कलेक्ट करके उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है और किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ता कि आपने किस कंपनी ने बेसिकली एप्लीकेशंस ली हैं। फिर इसी तरह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि ये थर्ड पार्टी एजेंसीज़ होती हैं जो किसी एक कंपनी के लिए डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एग्जिस्ट टू हेल्प एम्प्लॉयज़। वो 3 किस्म की एजेंसीज कौन कौन सी हैं वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक एंड स्टेट एजेंसीज, ये वो लोग हैं जो पब्लिक जो आपकी सरकारी नौकरियों के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका एक अदारा था NTS, अब वो इतना फ़ाल नहीं है जितना वो आज से 4-5 साल पहले था कि हर किस्म का जो है वो वहीं से होता था। या अगर आप इससे ज़्यादा एक अच्छी एग्जांपल
देखना चाहें तो वो ये है, CSS हो गया और यहाँ आपका PPSC हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी एजेंसीज हैं जो आपकी फेडरल लेवल पे या आपकी प्रोविंशियल लेवल पे ऐसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती हैं जिनको पास करने से आप पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। फिर आपके पास प्राइवेट एजेंसीज हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो आपके लिए रिक्रूटमेंट करती हैं, जिसमें आपका ये NTS वगैरह और अब 2-4 कंपनीज और भी आ गई हुई हैं। फिर आपके पास यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म्स हैं, ये बहुत सारे आपको कंसल्टेंट्स नज़र आ जाते हैं। एक दौर था कि हर तरफ कंसल्टेंट ही कंसल्टेंट बैठे हुए थे, आपके डी ग्राउंड के चारों तरफ आपको नज़र आते थे जी कि जॉब्स भी ले लें, बाहर भी चले जाएँ, वीज़ा भी ले लें, स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर दें, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। तो ये भी एक बूम इन लोगों ने देखा है जो आजकल ख़त्म हो गया हुआ है। फिर एम्प्लॉय एग्जेक्टिव सर्च फर्म्स हैं जो आपके लिए सर्च कर देती हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ जाके अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं कि जी लाएँ हमारे पास जो फ्रेश ब्लड जो बेसिकली है, आप उनको रिक्रूट करते हैं। और इसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट बच जाती है, बजाय ये कि आप टाइम वेस्ट करें लोगों को, कोशिश करें जी कि लोग आपके लिए अप्लाई करें। जब आप ऐड दे देते हैं तो फिर उसमें पूरा पाकिस्तान आपके लिए ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में जाके बैठ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ उस ही इंस्टीट्यूट के एक ही डिपार्टमेंट के चंद एक स्टूडेंट्स आपको अप्लाई कर सकेंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करना आपके लिए आसान होता है, बजाय ये कि आप एक ओपन लेटर दे दें और पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में उसका शोर मच जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर इसी तरह से जॉब फेयर्स हैं, जॉब फेयर्स आपको समहाउ आपको ऑनलाइन भी नज़र आ जाते हैं। जॉब फेयर्स आजकल तो दुनिया ही ऑनलाइन की हुई है, लेकिन एक दौर था कि जॉब फेयर्स यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करते थे। जिस यूनिवर्सिटी ने भी अब से ये पिछले 2-3 साल से जॉब फेयर्स करवाना शुरू कर दिए हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जॉब फेयर्स हो रहे हैं। जॉब फेयर्स का एक एक जो एडवांटेज वो ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको एक ही छत तले मिल जाते हैं कि आप अपनी एक ही CV की कॉपी जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स को दे देते हैं। ये आपके एप्लीकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो आप एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही यूनिवर्सिटी के अच्छे स्टूडेंट्स को आप शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। ये भी बेसिकली आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर लाहौर में जॉब फेयर होगा तो क्या होगा कि लाहौर के जितने स्टूडेंट्स होंगे वो सारे आपके पास आ रहे होंगे। तो बजाय ये कि किसी एक यूनिवर्सिटी में जाकर बैठना, या आप एक शहर में जाकर बैठ जाएं और उस सारे शहर के स्टूडेंट्स अगर आपको देखना शुरू कर दें या ढूंढना शुरू कर दें, तो भी जो है वो चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। सॉरी। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये साइड पे देखा आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने अभी ऑनलाइन की बात की कि वर्चुअल जॉब फेयर ऑनलाइन साइट्स प्रोवाइड कॉन्टैक्ट बिटवीन जॉब सीकर्स एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स इन रियल टाइम। तो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो रियल टाइम एक बना लें, जिसमें आप रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई क्यूरी कर रहे हैं तो उस क्यूरी को फ़ौरन ही आंसर करने वाला वहाँ पे कोई बंदा भी होगा। फिर इसी तरह से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको मिल जाती हैं। ये पाकिस्तान में तो नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलता है। पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं वो नॉर्मली सारे स्कैम्स ही होते हैं। और आप अक्सर देखते हैं जो आजकल TV पे भी आपको प्रोग्राम नज़र आते हैं, नॉर्मली ये जो सरेआम जैसे जो प्रोग्राम है जो ARY पे चलते हैं, तो बेसिकली उनमें यही स्कैम्स ही दिखा रहे होते हैं जी कि किसी ने अप्लाई किया था तो वो ले गया। और आजकल तो ये बड़ा कम हो गया, अदरवाइज़ पहले ये होता था कि लोग किडनी बड़ा चुराया करते थे कि आपको बुलाया, आपको जो है वो डोज दी आपको और आपका किडनी चोरी कर लिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो आपको देखने को मिलती थी। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटिंग भी है। ऑनलाइन रिक्रूटिंग एज इट इज़ नोन बाय ऑनलाइन, तो ऑनलाइन को आज के दौर में समझाना जो है वो, और आप जैसे लोगों को तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इस पे हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ऑनलाइन रिज्यूमे क्रिएटेड एंड फॉर्मेटेड टू बी पोस्टेड ऑन ऑनलाइन रिज्यूमे और जॉब साइट्स। तो ये बेसिकली आजकल तो हो ही ये रहा है कि हर कंपनी ने अपना एक सेटअप बनाया हुआ, अपना एक लिंक दिया हुआ है जिसमें वो आपसे CV नहीं डिमांड करते, वो आपको ये कहते हैं कि उस लिंक पे जाएं, जाके डाटा अपलोड कर दें और वो फिर डाटा उसको खुद से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसमें होता ये है कि आपसे आपका डाटा जो है वो आपका डाटा आपसे ही फिल करवाया जाता है, जिसमें फिर
आप टाइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेव हो जाता है कि आपको डाटा फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता। बजाय ये कि आप 60,000 एप्लीकेशन 4 बंदे फिल करेंगे तो आप 60,000 एप्लीकेशन 60,000 बंदा ही फिल करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम कम आ जाती है। और उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बाद में एक छोटा सा एक स्क्रीनिंग का स्टेप रखा होता है जिसमें वो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिर इफेक्टिव रिक्रूटिंग है, और उस इफेक्टिव रिक्रूटिंग को बेसिकली ये एक आपके पास चार्ट गिवन है कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा ऐसा सोर्स है इफेक्टिव है जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी वेबसाइट्स 87% यूज़ हो रही हैं, इंटरनल जॉब साइट्स 82% यूज़ हो रही हैं, रेडियो या टीवी एड्स हैं वो 11% यूज़ हो रहे हैं। अब देखें कितना नीचे चला गया वो रेडियो और टीवी एड्स। और नंबर 4 पे हैं आपके न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब आप इसको भी आप भूल जाएं, ये न्यूज़पेपर और मैगज़ीन भी अब जो है वो ऑनलाइन ही डिस्कस किए जाते हैं, ऑनलाइन ही देखे जाते हैं। फिज़िकली अखबार शायद ही आपने, मेरा नहीं ख्याल कि अब आप में से कोई पढ़ता होगा, तो अब तो लोग न्यूज़पेपर भी जो है वो ऑनलाइन ही देखते हैं। अब जैसे मैं मुझे याद नहीं अभी वो काम कर रहा है कि नहीं, पेपर पीके था शायद, जब कभी मैं जॉब सर्च किया करता था तो पेपर पीके पे आपके डेली की जॉब एड्स, जो पूरे पाकिस्तान की जो जॉब एड्स हैं वो उसके कटिंग जो है वो वहाँ पे आ जाती थी। तो आप सिंपल नेम लिखते थे और आपको सिटी वाइज इंडस्ट्री वाइज आपको जॉब्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाती थी, आपको पता चल जाता था कि क्या क्या कंपनी जो है वो जॉब ऑफ़र कर रही है। फिर आपके पास यहाँ पे रिक्रूटमेंट अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें टेम्प्रेरी हेल्प सर्विसेज हैं, एम्प्लॉय लीजिंग है। एम्प्लॉय लीजिंग क्या होती है कि इंडिविजुअल्स हायर्ड बाय वन फर्म एंड सेंट टू वर्क इन अनदर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ये बिल्कुल इसी तरह से है, नॉर्मली आईटी में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी जो आईटी की फर्म्स हैं वो यहाँ पे आपने अपनी फर्म्स बनाई हुई हैं और आप उनको सॉफ्टवेयर्स भेज देते हैं। वो सॉफ्टवेयर जब आपको इंस्टॉल करना होता है तो वो फिर वो ये कहते हैं कि जी ये बंदा हमें चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा। तो वो फिर पर्टिकुलर कंपनी में जाके लोगों को ट्रेनिंग देता है और वो वहीं पर रह के उन्हीं के पेरोल पे काम करता है। तो बेसिकली वो उनका ही है, वो 3-4 माह के लिए वहीं रहता है, उन्हीं से सैलरी लेता है। इस तरह की एग्जांपल्स को हम बेसिकली लीज्ड एम्प्लॉयज़ का नाम देते हैं। ये आईटी में ज़्यादा होता है, ये बाकी में कम है। बेसिकली सर्विसेज इंडस्ट्री से ये ज़्यादा रिलेट करता है। और फिर ये रिक्रूटमेंट एज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे है, रिज्यूमे किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें कोई एक आज तक ऐसा नहीं डिसाइड हो सका कि कौन सा रिज्यूमे जो है वो बेस्ट है। हर किसी को हर तरह से उसको स्टडी करने का या उसको डिज़ाइन करने का वो आप इसको क्या कह सकते हैं कि शौक है कि किसी को कोई फॉर्मेट पसंद है, किसी को कोई फॉर्मेट पसंद है। तो इसमें आज तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि कौन सा सीवी बेस्ट था और कौन सा सीवी जो है वो बेस्ट नहीं था। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका सीवी उस जॉब से रिलेटेड होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये चंद एक यहाँ पे समरीज आपके पास गिवन है कि रिक्रूटमेंट क्या है, आपके क्या गोल्स हैं, एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेसिंग डिटर्मिनिंग रिक्रूटिंग, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ और डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय रेफरल्स। ये चंद एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे इस चैप्टर में एक्चुअली डिस्कस क्या हुआ है। क्लियर हो गया जी? अब तक अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो क्वेश्चन ले सकता है प्लीज़। जी सी आर। एनीबडी और नोबडी?
So no questions at all, CR? जी सर। No questions? Anybody? सर सारा सारा अभी तक सारा क्लियर हो गया। सर खुद पढ़ेंगे ज़्यादा पता चलेगा। हाँ हाँ भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ, खुद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें तो कोई वो नई बात नहीं थी। वो किधर है? वो यूसीपी चला गया है? जी सर। नहीं नहीं इधर ही हूँ। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन? नो सर। मर्जी है तेरी। सही है। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, सही। बाकी मैंने रिसेंटली ना अपनी कंपनी के लिए हायर किए थे फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए हाँ तो हाँ वो जो रोजी डॉट पीके है ना वो आपको खुद ही मतलब किसी और उनका बना हुआ ऑप्शन है तो वो आपको खुद ही इंटरटेन करते हैं इस लिहाज से कि ना आप जैसे वो आप उनको बताते हैं कि आपके टारगेट मार्केट कौन सी है आपकी और आपने एक डेमोग्राफिक उनको सारा बता देते हैं फिर हमें ये वाली ऑडियंस चाहिए का बंदा चाहिए तो वो उस लिहाज से आपका जॉब बना देते हैं और वो जब आपने हायरिंग करनी होती है तो उससे रिलेटेड ही आपको सारी सीरीज वगैरह आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये रिसेंटली किया था तो मैंने कहा कि शेयर कर दूँ। जी बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और किसी ने कोई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अगर की हो? जुबैर अरशद, बेटा ये पहले पढ़ लो ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन से पहले मैं पिछले सेशन की क्वेश्चंस लेके फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जुबैर अरशद एम्प्लॉय लीजिंग का पूछ रहा है। गॉट इट? सर इसकी कोई डेट्स भी होती हैं कि हमें इस मतलब जैसे अगर हमने हायर करनी है तो बेस्ट मंथ या बेस्ट जो है वो कौन सा होता है उसमें कोई होता है ऐसा जैसे नहीं नहीं, हम बिल्कुल कहते हैं ना कि यार इस बिल्कुल होता है, देखें। ग्रेजुएट हो या तो इस टाइम हम जो अगर तो आपने फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी है तो वो ग्रेजुएशन सीज़न होता है। जैसे अभी जून या जुलाई के एंड पे लोग ग्रेजुएट होना शुरू हो जाते हैं, बीबीएस वाले जो हैं, एमबीएस बीबीएस सारे। एंड बेस्ट टाइम इज़ आपका अगस्त एंड सितंबर, जहाँ पे लोगों के पास आपके रिजल्ट कार्ड्स आ जाते हैं, आपके वो आ जाते हैं, डीएमसीज आ जाते हैं। तब सर अगर हमने इंटर्नीज हायर करनी है सही है जो ऑन डिग्रीज हैं जिनकी डिग्रीज अभी खत्म नहीं हुई तो उसके लिए क्या पीरियड रहेगा अच्छा इंटर्नीज को जॉब हायर ढूंढने के करने के लिए बेस्ट होता है कि आप मार्च अप्रैल में ऐड दें, और जून जुलाई अगस्त ये इन 3 महीनों में उनसे काम लें। समर वेकेशंस बेसिकली। लिए अभी जो ओके आजकल सर। टाइम चल रहा है ना, ये बेसिकली इंटर्नशिप का ही है। हाँ जी मुझे मैंने अभी रिसेंटली जो हायर की है वो इंटर्नी ही हायर की है। हाँ गुड। जी ठीक हो गया जी, नो मोर क्वेश्चंस। नो सर। चलें, थैंक नो यू वेरी सर। मच जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह से मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा एंड एवरीबडी विल ज्वाइन द मीटिंग। ठीक हो गया? ओके। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू। अल्लाह हाफिज़।